हम पानी में खोज करें तो हमें जीव मिलते हैं, और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट भी आज यही कहना चाहते हैं। लेकिन जहां पर पानी ही ना हो, वहां उन ग्रहों का क्या होगा जहां सिर्फ जहरीली हवा हो और वहां जीवों के बिल्डिंग ब्लॉक हमसे बिल्कुल अलग हों? क्या वो भी जिंदा रह सकते हैं? जीवन की राह बहुत कठिन है। पृथ्वी पर हर जगह ज्वालामुखी के उबलते मुहानों से लेकर समंदर की गहराई तक में जीव जीने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन एलियन ग्रहों पर इस तरह के हालात बिल्कुल अलग होंगे। हमें ऐसी ऐसी दुनियाएं मिल रही हैं जहां आग और बर्फ है, जहां कभी दिन ही नहीं होता, और ऐसे ग्रह जहां हरिकेन्स आते रहते हैं, और वो होते हैं। उन नर्क जैसे हालात में आखिर किस तरह के जीव रह पाएंगे? ग्लीज 581d पृथ्वी से करीब 20 प्रकाश वर्ष दूर है और वो तुला नक्षत्र मंडल में मौजूद है। ये ग्रहों का एक ऐसा छोटा समूह है जहां हमारे हिसाब से एलियन जीवन हो सकता है। उसके लाल तारे में हमारे सूरज के मुकाबले आधी गर्मी है, लेकिन चूंकि वो ग्रह बहुत धीमे धीमे घूमता है, इसलिए एक हिस्सा दूसरे के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। उसकी चट्टान जैसी ठोस सतह पर तेज हवाएं चलती हैं, जहां पतंग उड़ाने में बहुत मजा आएगा। बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट माइकल लबाबरा मानते हैं कि ग्लीज 581d का वायुमंडल इतना घना है कि पूरा ग्रह अंधेरे में समाया रहता होगा। ऐसे में रोशनी की तलाश में जीवों को ऊपर जाना पड़ता होगा। वो मानते हैं कि वहां पतंग के आकार के पौधे उन तूफान के बादलों के ऊपर जाकर धूप की अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करते होंगे। वो पतंग के आकार के पौधे वायुमंडल में काफी ऊपर जाते होंगे, तभी उन्हें धूप मिल पाती होगी, और इसके लिए उन्हें वायुमंडल को चीर कर उसके पार जाना पड़ता होगा। माइकल की पतंग को स्टेबल और उड़ते रहने के लिए दो तरह की फोर्स चाहिए। पहली तो हवा जिससे पतंग उड़ती रहे, और दूसरी एक ऐसा एंकर जो उसे ज्यादा ऊपर जाने से रोक सके। पतंग जैसे वो एलियन पौधे भी इसी तरीके से काम करते होंगे। तो उस पौधे के बारे में हमारी राय ये है कि उसके एक छोर पर तो एक लिफ्टिंग सरफेस होगी और उस डोरी के दूसरे छोर पर एक ऐसी चीज होगी जो पैराशूट की तरह काम करती होगी और उससे ड्रैग फोर्स पैदा होती होगी। चूंकि ऊंचाई के साथ हवा बदल जाती है, इसलिए पौधों की रफ्तार भी बदल जाती होगी। उसके अलावा लिफ्ट फोर्स भी होती है जो पतंग को हवा में बनाए रखती है और ड्रैग शूट को भी खींचती है, जिससे डोरी पर तनाव बनता है और इस तरह पूरा सिस्टम स्टेबल रहता है। अजीब सा लगा, लेकिन माइकल को ऐसा नहीं लगता। कई साल तक पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की स्टडी करने के बाद वो मानते हैं कि जीव किसी भी माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सकते हैं। एवोल्यूशन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बड़े अनोखे रास्तों से गुजरता है। ये वाला तो ऐसा है कि हमें पृथ्वी पर इसकी कोई मिसाल भी नहीं मिलती, लेकिन हम ये मानते हैं कि जिस ग्रह की सतह पर धूप बहुत कम हो और काफी तेज हवा हो, वहां शायद इस तरह से भी जीव रह सकते हैं। ग्लीज 581d की सतह के करीब कभी तेजी से चमकने वाली धूप भी मध्यम पड़ जाती है और इस पर अंधेरा सा छा जाता है। वहां का वायुमंडल बड़ा ही गंदा और घना है, लेकिन उसमें इतनी गर्मी है कि जीव रह सके। असल में माइकल लबाबरा तो यह भी मानते हैं कि वहां पर शिकार और शिकारियों का पूरा इकोसिस्टम होगा, लेकिन वहां किस तरह के शिकारी इवॉल्व हो सकते हैं? एक उड़ने वाला शिकारी जिसके पंख चमगादड़ जैसे पतले हों, पर वो कई कई दिनों तक एक एल्बाट्रॉस की तरह उड़ता रह सकता हो। एक बेटाट्रॉस। वहां का वायुमंडल बड़ा ही ओपेक है, इसलिए उन्हें अपने शिकार की तलाश के लिए कम से कम एनर्जी जलाकर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती होगी। उसके पंख लंबे होंगे, लेकिन उनके पंख काफी पतले भी होंगे, क्योंकि ऐसे पंख ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। शरीर के अनुपात में उसका विंग एरिया भी ज्यादा होता होगा। पृथ्वी पर तो एल्बाट्रॉस डायनामिक सोरिंग की बदौलत काफी लंबी दूरी तक बिना पंख फड़फड़ाए ही उड़ते रहते हैं। बेटाट्रॉस लंबे लूप में ग्लाइड करके अपनी एनर्जी बचाते हैं और हवा के बहाव के साथ आगे भी बढ़ते हैं।
ये जीव उन लूप में जमीन पर चलने के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, उसे वो एनर्जी भी अपने एनवायरनमेंट से मिलती है, उसके अपने शरीर से नहीं मिलती। लेकिन जिस दुनिया में रोशनी हमेशा इतनी कम रहती है, वहां शिकारी अपने शिकार को कैसे ढूंढता है? जहां रोशनी नहीं होती वहां भी शिकार को ढूंढने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि अपनी जगह बैठकर इस बात का इंतजार करें कि शिकार खुद आवाज करे। दूसरा तरीका यह है कि खुद आवाज की जाए और उसकी गूंज सुनी जाए, उसे ही हम सोनार कहते हैं। वो आवाज की बीम भेजकर उसके रिफ्लेक्शन का इंतजार करते हैं। मुझे इस बॉल के वापस आने पर इससे काफी जानकारी मिल सकती है। मैं जब बॉल को फेंकता हूं और जब ये वापस आती है तो उसके बीच के समय के डिले से मुझे ये अंदाजा मिल जाता है कि वो मुझसे कितनी दूर है। अगर वो दूसरी दिशा में जाती है तो वो काफी धीमी रफ्तार से वापस आएगी। तो अगर किसी को शिकार की तलाश हो और अगर वो खुद शिकार ना हो तो वो आवाज को जरूर सुन लेगा। बैटाट्रॉस भी बड़े खतरनाक शिकारी होंगे। ऐसे में उनके शिकार के पास भी अपने अलग अलग सुरक्षा उपाय होंगे। विलियम बेन्स एक ऐसे जीव की कल्पना कर रहे हैं जो बहुत ही सख्त खोल वाला जीव होगा और पृथ्वी पर वो कई करोड़ साल पहले इवॉल्व हुआ होगा। नॉटिलस उन शिकारियों के कुदरती शिकार होते हैं और उनके पास 3 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। पहली चीज तो है उनका खोल। दूसरी चीज ये है कि अगर वो सोनार से शिकार बनते हैं तो उनके कान इतने तेज होने चाहिए कि वो सोनार की आवाज सुन सकें। जैसे ही वो सोनार की आवाज सुनेंगे वहां से भाग निकलेंगे। और उनके पास एक जेट प्रपल्शन सिस्टम भी होता है जिससे वो इमरजेंसी के वक्त बहुत तेजी से आगे भागते हैं। ऐन वक्त पर वो एक तरफ भागकर खुद को शिकार बनने से बचा लेते हैं। लेकिन इन सुरक्षा उपायों के बावजूद बैटाट्रॉस से निपट पाना आसान नहीं होता और नॉटिलस हमेशा अपनी जान बचा भी नहीं सकते। उनकी जान हमेशा खतरे में होती है। उनसे बड़ा शिकारी और कोई नहीं। वो भले ही दुर्लभ होते हैं लेकिन अंधेरी सड़कों पर कोई उनके सामने नहीं पड़ना चाहेगा। खतरनाक हालात में जीव भी बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं। पृथ्वी पर करोड़ों साल के दौरान करोड़ों किस्म के जीव जीने के लिए संघर्ष करते रहे। आखिर में एक खास म्यूटेशन के बाद पैदा हुआ पृथ्वी का सबसे खतरनाक शिकारी। वो म्यूटेशन था इंसान के दिमाग का। हो सकता है कि अंतरिक्ष में भी एक इवोल्यूशन के बाद ऐसे जीव जरूर पैदा हुए होंगे जो कम से कम हमारे जितने समझदार हों। लेकिन वो समझदार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आखिर कैसे होंगे? इन्हें लगता है कि ये जवाब जानते हैं, लेकिन वो जवाब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए बहुत बुरी खबर है। हर नई दुनिया की खोज के साथ हम पृथ्वी के परे जीवन के सबूत ढूंढने के एक कदम और करीब पहुंचते हैं और शायद एलियन जीवों से कम्युनिकेट करने के अपने सपने के भी। लेकिन अगर किसी दिन हमारा वो सपना पूरा हो गया तो हमें एक जोरदार झटके के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि वो शायद देखने में किसी जीव जैसे हो ही नहीं। पिछले 50 साल के दौरान उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश में सेटी ने कई बार उन दुनियाओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। सेटी के सीनियर एस्ट्रोनॉमर सेट शॉस्टैक मानते हैं कि वो हमारी एक बहुत दूर की कॉस्मिक इमेज की खोज है, ऐसे जीवों की जिनके अंदर कम से कम हमारे जितना स्मार्ट दिमाग तो होगा। जहां तक बात इंटेलिजेंट लाइफ की है तो हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। इस मामले में लोगों के अपने अपने विचार भी हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जो आपको या किसी और को भी कन्विंस कर सकती है, वो ये कि जिन प्रोसेस से हम किसी जीव या इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढेंगे उसके मौके हमें बार बार तो नहीं मिलेंगे। हाँ, हमारे ब्रह्मांड में ऐसा होने की संभावनाएं तो हैं, और अगर पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही बुद्धिमान जीव हुए तो ये एक चमत्कार ही होगा। इंसान दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे फुर्तीले जीव नहीं है, लेकिन हम सबसे बुद्धिमान जरूर हैं। हमारा दिमाग हमें सबसे अव्वल बनाता है, लेकिन हाँ, इसे और भी बेहतर बनाने की काफी गुंजाइश है। हमारे दिमाग में एक बात तो जरूर समाई हुई है कि हम विधाता की सबसे शानदार क्रिएशन हैं। इस बात में शक भी नहीं है। 400 करोड़ साल के विकास के बाद हम इस रूप तक पहुंचे। लेकिन अगर हम डायनासोर से ये सवाल पूछते हैं कि क्या तुम विधाता की सबसे अनूठी क्रिएशन हो, तो वो कहते हैं हाँ हम हैं। उसके साथ ही एवोल्यूशन खत्म हो जाता, लेकिन उनकी बात सही नहीं होती। ऐसे में ये भी हो सकता है कि हम जो मान रहे हैं वो भी गलत हो। अब सवाल है कि एवोल्यूशन हमें अब कहां तक ले जाएगा और वो एलियन सिविलाइजेशंस को कहां तक ले गया था।
सेठ मानते हैं कि इसका जवाब हमें अपने कंप्यूटर से मिल सकता है। 1970 के दशक में जब फ्लॉपी डिस्क भी गोल्ड स्टैंडर्ड की होती थी, उस वक्त से आज तक कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की स्पीड करीब 1 लाख गुना तेज हो गई है। आज हम $1000 में ऐसे कंप्यूटर खरीद सकते हैं जिनकी सोचने की शक्ति या कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी एक छिपकली जितनी होती है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। मगर 2020 या 2025 तक हम $1000 में ऐसे लैपटॉप खरीद सकेंगे जिनकी कंप्यूटेशनल पावर एक इंसान के दिमाग जितनी होगी। ये तो सच है कि आर्टिफिशियल ब्रेन की IQ 0 से 200 तक पलक झपकने जितनी तेजी से पहुंची है, लेकिन ऐसी ही ट्रेजेक्ट्री उस ग्रह पर क्या करेगी जो हमसे मुश्किल से 500 साल आगे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे दिलचस्प बात तो है उसके एवोल्यूशन की पेस। हम तो आज भी डार्विन के एवोल्यूशन से ही चिपके हैं, लेकिन मशीनें ऐसा नहीं करेंगी। अगर हम कोई सोचने समझने वाली मशीन बना लेंगे तो वो खुद को बहुत जल्दी बेहतर बना लेगी। 1948 में मैथमेटिशियन जॉन वॉन नॉमन ने एक ऐसी मशीन की कल्पना की थी जो इतनी बुद्धिमान थी कि खुद अपनी कॉपी बना सके। हर कॉपी अपने पिछले मॉडल से ज्यादा बेहतर थी और वो भी कुदरत की तरह अपने डिजाइन को बेहतर बना रही थी। लेकिन मशीन का एवोल्यूशन हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से कहीं ज्यादा तेज होता है। आज वॉन नॉमन की मशीनें बड़ी ही क्रूड फॉर्म में हैं। अगर कोई ग्रह हमारी पृथ्वी से ज्यादा एडवांस हो तो क्या वहां रहने वाले जीव सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी होंगे? वो दबंग जीव होंगे? क्या हमारा सामना पहली बार सुपर इंटेलिजेंट मशीनों की एक प्रजाति से होगा? हम किसी ऐसी ही प्रजाति से बात कर पाएंगे जो कम से कम हमारे जितने ही बुद्धिमान हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो डेवलपमेंट के मामले में हमसे 50 या 100 साल आगे हो? शायद नहीं। ज्यादा उम्मीद तो यही है कि वो हमसे शायद हजारों, लाखों या उससे भी ज्यादा साल आगे हों। ऐसे में हमें तो यही लगता है कि अगर हमें उनका कोई सिग्नल मिला हो तो हो सकता है कि वो सिग्नल किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहा हो, ना कि किसी बड़ी बड़ी आंखों वाले एक सॉफ्ट से ग्रे जीव से। किसी दूर दराज के ग्रह पर जीवन की किताब में शायद अब कोई बायोलॉजिकल जीव बचा ही ना हो, और अगर मैकेनिकल जीवों को ज्यादा पावर मिल जाए तो इस बात की कोई सीमा नहीं कि वो कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने खुद को रीऑर्गेनाइज कर लिया हो, अपने थिंकिंग लोड को अपनी प्रजाति के कई और सदस्यों में बांट दिया हो, वैसे ही जैसे कंप्यूटर की डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है। अब आप ही सोचिए ना कि वो एलियन सिर्फ इतने ही इंटेलिजेंस से खुश कैसे हो सकते थे जो उनके सिर के अंदर समा जाए। एलियन एवोल्यूशन से मशीन वाला एक ऐसा ग्रह बना जिसमें लाखों एलियन के दिमाग की इंटेलिजेंस समाई थी। अगर ऐसे एडवांस्ड जीव हैं तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? और क्या हम उन्हें वाकई पहचानना चाहते हैं? अगर वो हमें अपना दोस्त समझेंगे या फिर अपने लिए एक खतरा मानेंगे, या पृथ्वी को एक ऐसी दुनिया की तरह देखेंगे जिसे वो जीत सकते हैं। हम नहीं जानते कि एलियन देखने में कैसे होंगे या हम उन्हें कैसे नजर आते हैं, लेकिन इस महिला ने उनकी सोच को समझने की कोशिश की है और इन्हें लगता है कि इन्हें जवाब मिल चुका है।